नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन को औकात दिखाने के लिए सरकार ने लिया चौंका देने वाला फैसला। चीनी सीमा के साथ किया जाएगा ये बड़ा काम। क्या करेगी सरकार, आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ दे सकती है सरकार। क्या है योजना, आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नए साल ला रहा है खुशखबरी। पीएम किसान योजना को लेकर मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र कानपुर का समाजवादी इत्र बनाने वाले पीयूष जैन के घर मिला खजाना। बीजेपी बोली यही है समाजवादी पार्टी का असली रंग। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा फिर से यूपी के चुनाव का। 6 दिन में 10 रैलियां और कई रोड शो करके योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अमित शाह भरेंगे हुंकार। साथ ही साथ जिक्र होगा कोरोना का, लॉकडाउन का, जम्मू कश्मीर में चल रहे विवाद का। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए और रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। तो करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। चीन को औकात दिखाने के लिए अरुणाचल सरकार ने लिया चौंका देने वाला फैसला। चीन सीमा के साथ किया जाएगा ये बड़ा काम। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश सरकार जल्द ही चीन को उसकी औकात याद दिलाने के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाली है और चीन को इस फैसले से गजब का झटका लग सकता है। बता दें कि भारतीय चीन सीमा से सटे कम से कम 3 गांव को मॉडल गांव के रूप में बदलने के लिए सरकार तैयार है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने यह जानकारी दी कि अरुणाचल प्रदेश के अजा जिले में 3 गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाना है। सीएम खांडू ने कहा कि हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करके सीमा के साथ गांव को विकसित करने के लिए एक विशेष मॉडल योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है अरुणाचल प्रदेश की सरकार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ दे सकती है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि करीब 3 करोड़ उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार मुआवजा कानून का लाभ दे सकती है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को पत्र लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ताओं को मुआवजा कानून का लाभ दिया जाना जनहित का मुद्दा है और इस कानून का लाभ राज्य के सभी उपभोक्ताओं को जल्द दिलवाने की व्यवस्था की जाए। ऊर्जा मंत्री ने ये पत्र उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम किसान योजना किसानों के लिए नया साल ला रहा है खुशखबरी। मोदी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं ला चुकी है और इसी तरह की एक योजना का पीएम किसान योजना नाम है। पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से फायदा मिलता है। सरकार 6,000 रुपए देती है, जिसे 3 किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है। अब तक सरकार ने कुल 9 किस्तें किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी हैं। 10वीं किस्त को लेकर किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और इसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला अब ले लिया है। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 10वीं किस्त की तारीख भी सामने आ गई है। नए साल के मौके पर किसानों को खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2022 को किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान की 10वीं किस्त के बारे में किसानों को एसएमएस भी भेज दिया गया है। जो मैसेज भेजा गया है उसमें लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2022 को दिन में 12 बजे पीएम किसान योजना के तहत अगली किस्त जारी करेंगे और किसान उत्पादक संगठनों को इक्विटी अनुदान करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में आप pmindiawebcast.nic.in की अथवा दूरदर्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर नए साल पर किसानों को फिर से मिलने वाला है पीएम किसान योजना का केस। तो रुक करता है बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी इत्र बनाने वाले पीयूष जैन के घर मिला खजाना। बीजेपी बोली यही है सपाइयों का असली रंग। जी हां दोस्तों, कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को अलमारियों में इतने नोट मिले हैं जिसे गिनने में टीम को कई घंटे लग गए। पीयूष जैन के घर के बाहर अभी तक नोटों से भरे 6 बक्से रखे हुए हैं। आईटी विभाग की इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी निशाने पर आ गई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कारोबारी के घर से मिले नोटों की तस्वीर शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ईमानदार से बैर नहीं, चोर की खैर नहीं।
चोरी करने वाला देश के संसाधनों को लूटता है। अगर कुछ लोग आज भी कर चोरी करते हैं तो वो देश और गरीब का हक छीनते हैं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वो एकदम सही कार्रवाई है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शुक्रवार को इस संबंध में 2 ट्वीट किए गए हैं। पहले में लिखा गया है कि यह है सपाइयों का असली रंग, समाजवादी इत्र से भ्रष्टाचार की गंध छिप नहीं पाई अखिलेश जी, करोड़ों करोड़ों का काला धन आपके झूठे समाजवाद की पोल खोल रहा है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 6 दिनों में 10 रैलियां और कई रोड शो, योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अमित शाह भरेंगे उत्तर प्रदेश में हुंकार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही उत्तर प्रदेश की एक लंबी चुनावी यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें विभिन्न जिलों की सार्वजनिक रैलियों और रोड शो को आयोजित किया जाएगा। अमित शाह का यूपी दौरा रविवार से शुरू होगा। राज्य भाजपा के एक पदाधिकारी के मुताबिक 26 से 31 दिसंबर के बीच अमित शाह 10 रैलियों और कई रोड शो में शामिल होंगे। पार्टी पहले से ही जन विश्वास यात्राएं निकाल रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के अन्य मंत्री हर दिन विभिन्न जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जनवरी के पहले सप्ताह तक अमित शाह कथित तौर पर 21 जनसभाओं को संबोधित कर चुके होंगे और 140 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर कर चुके होंगे। प्रत्येक जनसभा में 7 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में कुल 403 निर्वाचन क्षेत्र हैं। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में लगाई गई सख्त पाबंदियां, तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, मिले 346 मरीज। जी हां दोस्तों, देश के 16 राज्यों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है और अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक इसके देश भर में 346 मामले सामने आ चुके हैं और इस तरह से लगता है कि अब कोविड-19 की तीसरी लहर देश में आ चुकी है और इससे बचने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोविड के मामलों और खासकर ओमिक्रॉन के मद्देनजर गुरुवार को जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी वो करने वाले हैं। दोस्तों कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। आर्मी आतंकियों के बीच मुठभेड़, मिलिटेंट के छिपे होने की खबर पर शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग स्थित अरवानी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और सुबह तड़के संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद इलाकों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और इसके बाद आतंकियों के साथ एनकाउंटर शुरू हुआ। घाटी में लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। अरवानी में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। ये सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब तब्दील हो गया जब आतंकियों ने सेना के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी और इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी के मारे जाने की भी खबर आ रही है, लेकिन खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात से पंजाब को संदेश देंगे पीएम नरेंद्र मोदी, सिखों के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के कच्छ में स्थित लखपत साहिब गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका में एक बार फिर मोदी, बाइडेन के राज में क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को संसद से वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की अमेरिका में सिख समुदाय ने तारीफ की है और सिखों ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों से जुड़े मुद्दों पर सही से ध्यान दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका यूरोप में तबाही के पीछे है डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन का कॉम्बिनेशन डेल माइक्रॉन। जी हां दोस्तों, हो चुका है बड़ा खुलासा। कई अमेरिकी राज्य इस मामले में नवीनतम उछाल के कारण कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को बहाल करने का निर्णय लिया है, जबकि कई रिपोर्ट्स कह रही है कि नया उछाल कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण है, लेकिन वैज्ञानिकों के एक समूह ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और उनके अनुसार अमेरिका और यूरोप में कोविड के मामले में स्पाइक डेल माइक्रॉन वेरिएंट की वजह से है और ये कोई नया वेरिएंट नहीं बल्कि कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों रुकते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में टाले जाएं चुनाव, हाईकोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग का
आया जवाब। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोरोना का संकट गहराने लगा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यूपी में चुनाव टालने का सुझाव दिया था। इस पर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि वो अगले हफ्ते स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग कोरोना से निपटने के लिए तैयार है और सारी तैयारियां हो चुकी है। दरअसल देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और देश में ओमिक्रॉन के 350 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर, लुधियाना ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, खालिस्तानी ग्रुप का हाथ होने की आशंका। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना कोर्ट में गुरुवार को बम धमाका हुआ और इसमें एक की जान चली गई जबकि 5 लोग जख्मी हो गए और इस मामले में अब खालिस्तानी ग्रुप का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि लुधियाना ब्लास्ट में पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी ग्रुप शामिल है। वहीं शुरुआती तौर पर एजेंसियों और पुलिस को साजिश का अंदेशा है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि ये आईईडी ब्लास्ट हो सकता है। शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है कि धमाके में जिस शव के चिथड़े उड़े वो ही संदिग्ध हो सकता है। शक है कि वॉशरूम में जब बम को असेंबल करने की कोशिश हुई होगी तब वो फट गया होगा और आगे की जांच फोरेंसिक की जांच में सामने आएगा। दोस्तों इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कोर्ट में धमाके को साजिश करार दिया है। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि लुधियाना ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन सामने निकल के आ रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ब्लास्ट मामले की गृह सचिव से ली है रिपोर्ट। सीजेआई ने इस हमले को लेकर जताई है चिंता। यह दोस्तों पंजाब के लुधियाना जिला अदालत के वॉशरूम में गुरुवार दोपहर को जो धमाका हुआ उसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने बृहस्पतिवार को पंजाब के लुधियाना में जिला अदालत परिसर में हुए विस्फोट पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पत्र में पंजाब सरकार से घटना का ब्यौरा देते हुए रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजने को कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करके लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट पर चिंता व्यक्त की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक, और सतर्कता बरतने पर रहेगा फोकस। जी हां दोस्तों, देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में समीक्षा बैठक की जिसमें नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता और तमाम उपाय करने पर जोर दिया गया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि राज्य जिला स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था की मंजूरी को सुनिश्चित करें। सरकार की नजर और निगरानी वर्तमान परिस्थितियों पर है। प्रधानमंत्री ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, टीकाकरण को बढ़ाने और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने पर बल दिया और ये भी निर्णय लिया गया है कि केंद्र उन राज्यों में अपनी टीमें भेजेगी जहां टीकाकरण की रफ्तार कम है, जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को और दुरुस्त करने की जरूरत है। वहीं केंद्र सरकार ने चुनाव वाले राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण का फैलाव बढ़ने की आशंका में इसको देखते हुए वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा है। केंद्र ने गुरुवार को राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की और चुनाव वाले राज्यों में आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के प्रसार की आशंका जताई। बड़ी खबर की तरफ, मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उठाया गया ये कदम। जी हां दोस्तों, 37 दिनों के बाद मध्य प्रदेश में फिर से रात का कर्फ्यू लागू हो गया है और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि कोविड के मामले में वृद्धि की आशंकाओं के बीच राज्य भर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू होगा क्योंकि देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने की बात कही है। मध्य प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है लेकिन सरकार ने एहतियात के तौर पर सख्त उपाय लागू करने का फैसला ले लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्रिसमस के बाद दिल्ली में और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, उत्तर भारत में कई राज्यों में कल से घने कोहरे की भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में कई जगह तापमान माइनस में चला गया है। हालांकि हवाओं के थमने से दिल्ली में ठंडक से कुछ राहत जरूर मिली है लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि क्रिसमस के बाद दिल्ली तथा उसके आसपास के इलाकों में ठंड में और इजाफा होगा
दिल्ली में गुरुवार सुबह न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि कल सुबह ये तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि आने वाले दिनों में पश्चिम विक्षोभ की वजह से कई राज्यों में मौसम में बदलाव की भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना ने लॉन्च किया व्हाट्सएप जैसा सिक्योर मैसेजिंग ऐप, ये होगी इसकी खासियत। जी हां दोस्तों, भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने गुरुवार को दिल्ली में भारतीय सेना के लिए नया मैसेजिंग एप्लीकेशन आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है और ये ऐप भारतीय सेना के अधिकारियों की एक टीम द्वारा एप्लीकेशन रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और मैसेजिंग की जरूरत को पूरा करेगा। दरअसल भारतीय सेना की ओर से लॉन्च किए गए ऐप में व्हाट्सएप जैसा ही चैट ऐप है जो काफी सिक्योर रहने वाला है। बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले RSS की बड़ी पहल, मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की मुहिम होगी तेज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं के लिए एक व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू कर दिया है और इस कदम के तहत RSS के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में RSS से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला विंग को एक दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर त्वरित कदम उठाने का संकल्प लिया गया। मुस्लिम महिलाओं को भय, भूख, भ्रष्टाचार के चंगुल से निकालकर मुख्य धारा से जोड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार के अलावा राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल और इसके साथ कई बड़े यहां पर कार्यकर्ता शामिल थे और 100 महिला कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। बैठक में मुस्लिम महिलाओं की चिंताओं, चुनौतियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, समस्याओं और समाधान पर चर्चा हुई। अगली बड़ी खबर की तरफ। 31 दिसंबर को राम मंदिर निर्माण देखने अयोध्या पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह 31 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे, जहां भगवान श्री राम लला का दर्शन कर मंदिर निर्माण के कार्यों को भी देखेंगे और इसके बाद अयोध्या में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अयोध्या में उनके भव्य स्वागत की तैयारी शुरू कर दी गई है, जहां उनके पहुंचते ही भव्य स्वागत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी है और इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र भी अयोध्या है और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार अयोध्या की तरफ हैं, जिसको लेकर अयोध्या के आसपास क्षेत्रों में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अयोध्या को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है किसकी बनेगी यूपी में सरकार? कमेंट में हमें जरूर बताइए और अगर भाजपा का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 26 दिसंबर को भूमि पूजन के बाद गरीबों के लिए बनाएंगे घर। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया से जब्त की गई जमीन पर गरीबों और दलितों के लिए घर बनाने का वादा किया था। इसकी शुरुआत प्रयागराज से सरकार करने जा रही है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की अवैध दुकानों को ध्वस्त करके उनके कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन करने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इस दौरान शहर के लूकरगंज में मुख्यमंत्री जनसभा भी करेंगे और सरकार ने पूरे प्रदेश से अब तक 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति माफियाओं से जब्त की है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया को प्रयागराज आएंगे और इस दौरान अतीक अहमद एंड कंपनी ने नजूल की जो लूकरगंज में जमीन ली थी वहां पर मुख्यमंत्री भूमि पूजन करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शीतलहर का कहर रहेगा जारी, यूपी बिहार सहित दूसरे राज्यों में मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, भारत में ठंड, कोहरा और शीतलहर का कहर जारी रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है। पश्चिमी हिमालय में 24 से 26 दिसंबर तक 2 पश्चिमी विक्षोभ के पहुंचने की संभावना है, जिससे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बृहस्पतिवार की सुबह ठंड रही और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम यानी कि 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि शहर में आगामी दिनों में कोहरा छाया रहेगा। बात करें कश्मीर की तो कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। राजस्थान में न्यूनतम तापमान बढ़ गया है और कुछ दिनों में यहां बारिश भी हो सकती है। दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप इसके साथ जारी है और यूपी के मौसम की अगर बात करें तो उत्तर भारत के विभिन्न जिलों में ठंड का कहर जारी है। राजधानी लखनऊ सहित पूरे यूपी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई
है। वहीं प्रयागराज की बात की जाए तो 2 दिन पहले पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन अब ठंड में थोड़ी राहत जरूर मिली है। दोस्तों अगर बिहार का मौसम देखो तो बिहार में 2 पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ रहे हैं और उनके गुजर जाने के बाद अगले हफ्ते में ठंड फिर लौटेगा। झारखंड में भी मौसम एक सरीखा है और पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी होने के कारण पूरे उत्तर भारत में सिहरन और